सुप्रभात, नमस्ते बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और खबरों की शुरुआत सबसे पहले दानापुर से, जहां पर बेटा और मनेर थाना क्षेत्र के सोन नदी में अवैध बालू के कारोबार में लगे नाव में अगलगी हो गई, जिसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जिस वायरल वीडियो के बाद से अब कई सवाल भी उठ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कई नावों में आग लगी हुई है और लोग दूर से ही इसे देख रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं वो भी अवैध बालू कारोबार से ही जुड़े हुए लोग हैं। आग कैसे लगी ये कोई नहीं बता रहा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आग असामाजिक तत्वों ने लगाई है। इस वायरल वीडियो की हालांकि न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। लेकिन ये जानकारी इस वक्त जो सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि बेटा और मनेर थाना क्षेत्र के सोन नदी घाट की ये तस्वीर है, जिसमें नाव जल रहा है और लोग इसे देखते हुए नजर आते हैं। और संवाददाता अमरजीत हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरजीत, क्या जानकारी मिल रही है कि आखिर ये जो अवैध बालू के उत्खनन में लगे हुए नाव थे, इनमें आग कैसे लगी? स्पष्ट नहीं बता रहा है। लोग बता रहे हैं कि असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाई गई है और एक नाव नहीं बल्कि कई नाव जो है उसमें आग लगी हुई है। और जो दूर से लोग देखते हुए नजर आ रहे हैं वो इसी अवैध बालू कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं। जिस तरह से जो है सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है कि ये आग लगी की घटना कल शाम की हुई है और शाम में ही जो है ये नाव को जलाया गया है, असामाजिक तत्वों द्वारा बताया जा रहा है। एक बात और बता दें कि कल शाम में ही बिहटा पुलिस और पटना पुलिस कहें और भोजपुर पुलिस ने एक संयुक्त रूप से अभियान चलाया था अवैध बालू खनन के खिलाफ। तो उसमें भी जो है लगभग 40 नाव जो है पकड़े गए हैं, 39 नाव, और 20 लोगों को भी जो है गिरफ्तार किया गया है। उसी दौरान जो है ये जो नावें जो गंगा जो सोन नदी में लगा हुआ रहता है उसे लेकर भागने में जो कामयाब नहीं होते हैं, तो उस दौरान जो है सामाजिक तत्व आग लगाकर भाग जाते हैं। और यही इसी का परिणाम सामने देखने को मिल रहा है कि ये नावों में आग लगा हुआ है और दूर से जो देख रहे हैं लोग वो बालू कारोबार से जुड़े हुए हैं। अमरजीत, ये और ज्यादा चिंता की बात है क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीरें नजर आती हैं उसमें इस कारोबार से जुड़े हुए लोगों की संख्या काफी नजर आ रही है, जो भले दूर से इसे देख रहे हों, लेकिन उसमें महिलाएं दिख रही हैं, उसमें पुरुष भी हैं। तो ये इस अब घटना को लेकर के पुलिस की तरफ से किस तरह की कवायद शुरू की गई है? जी देखिए, इस मामले में पुलिस से पूछने पे जो है अभी तक ये नहीं बताए हैं कि आग नाव में लगी है, लेकिन ये जो बातें सामने आई है वो तस्वीरों के माध्यम से आई है, वायरल तस्वीरों के माध्यम से सामने आई है और तब जो है जानकारी हुई है कि आग नाव में लगी है। लेकिन पुलिस अभी तक इसको स्पष्ट नहीं की है। फिलहाल जो है जो तस्वीरें सामने आई है वो सोन नदी की ही बताई जा रही है, जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, लेकिन पुलिस इसकी कोई पुष्टि करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आपके सामने और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि इस बालू के कारोबार से जुड़े हुए लोग किस तादाद में हैं। और देखिए, यहाँ पर आप इन तस्वीरों को देखकर एक और सवाल जरूर आपके मन में उठेगा कि ये आग लगी या लगाई गई, ये दोनों पहलू जान चुके हैं। खबर नवादा से, जहां पर बालू लदे ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को रौंद डाला। युवक बुरी तरह से जख्मी बताया जा रहा है। इलाज के दौरान युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक की पहचान मक्खनपुर के नीरज ठाकुर के तौर पर की गई। घटना से नाराज लोगों ने मृतक के आश्रितों को उचित मुआवजा दिए जाने और सड़क जाम कर इसे लेकर खूब हंगामा तक किया गया। हालांकि बाद में प्रशासन के आश्वासन के बाद जाम हटाया जा सका। तो नवादा से बड़ी खबर, जहां पर बालू लदे ट्रैक्टर का कहर देखिए। एक युवक की जान चली जाती है। बाइक सवार ये युवक जिसे ट्रैक्टर ने रौंद दिया और इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। 12:30 करीब एक समथिंग ऐसे कुछ बज रहा था। उस टाइम वो गए, जाना था उनको घोड़ापुर पेंगरी जा रहे थे रास्ते में, और वो वही पावर ग्रिड बीच में मिला, वहीं से उधर से ट्रैक्टर आ रहा था बालू लेकर, वही स्पीड में आ रहा था, मार दिया टक्कर गाड़ी से बाइक पे।
एक्सीडेंट कर गया। वहीं पे फिर जल्दी जल्दी में उनको अस्पताल ले गया यहाँ पारसलीगंज में, तो यहाँ से फिर रेफ़र कर दिया, पावपुरी के लिए भेज दिया। पावपुरी ले गया, वहाँ थोड़ा बहुत उपचार हुआ, उसके बाद वहाँ से मृत्यु घोषित कर दिया कि ये हो गया। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, शिक्षक बहाली फेज 2 परीक्षा के रिजल्ट तैयार कर लिए गए हैं। 23 दिसंबर को रिजल्ट जारी करने की तैयारी की गई है। जो बड़ी खबर इस वक्त शिक्षक बहाली फेज 2 से जुड़ी हुई आ रही है, रिजल्ट तैयार हो चुका है और 23 दिसंबर को इसे जारी करने की तैयारी है। प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक तक का ये रिजल्ट जारी होगा। लगभग 8 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। कुल 1,22,286 पदों के लिए परीक्षा ली गई और बताया जा रहा है कि न्यूज से 18 महीने का डीएलएड करने वालों को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही मान्य माना गया है और बीपीएससी न्यूज से डीएलएड वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो है वो रोका जाएगा। रिजल्ट के साथ ही आवंटित जिले भी उनके सामने होंगे और सफल अभ्यर्थियों के रिजल्ट के साथ जिले का नाम अंकित होगा। संबंधित जिले में ही अभ्यर्थी अपने वेरिफिकेशन जो है वो करवा पाएंगे। 25 दिसंबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग रिजल्ट के साथ ही डीवी का शेड्यूल भी जो है वो जारी कर देगा। लंबे समय के बाद आरजेडी दफ्तर में महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं की बैठक होती है, जिसमें आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि 22 दिसंबर को सांसदों के निलंबन के विरोध में बिहार के तमाम जिलों में प्रतिरोधात्मक प्रदर्शन किया जाएगा। पटना में इनकम टैक्स चौराहे से 11 बजे से प्रदर्शन की शुरुआत होगी, जिसमें महागठबंधन के तमाम घटक दल के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहली घटना है जहां इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबित किया गया। जो जनता के प्रतिनिधि संसद के आवाजों को किस तरह रौंदा जा रहा है, ये लोकतंत्र का अपमान किया जा रहा है, संविधान के संघीय ढांचों को नष्ट किया जा रहा है, संविधान को नष्ट किया जा रहा है, कुचला जा रहा है। इसके लिए पार्टी ने, गठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने निर्णय लिया बैठक के माध्यम से, और बैठक के माध्यम से निर्णय लिया कि सभी जिला में 22 को 11 बजे से सभी जिला में जो है विरोध मार्च निकालेगी, प्रदर्शन करेगी। भारत का संविधान अक्षुण्ण रहे, जनता की आवाज बन करके इंडिया के लोग कल इस प्रतिरोध मार्च को पूरे जिले के अंदर प्रतीकात्मक ही है, लेकिन एक सकारात्मक पहल है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह दिल्ली से पटना लौट आए हैं। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए ललन सिंह ने 19 दिसंबर की बैठक पर कहा कि बैठक बहुत सकारात्मक रही। 3 हफ्तों के अंदर सभी राज्यों में सीटों का बंटवारा कर दिया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर 1-to-1 लड़ाई होगी। राज्यों में सीटों का बंटवारा हो जाएगा, ज्वाइंट कैंपेन होगा, संयुक्त रूप से अभियान चलेगा और इसके अलावा मुद्दे तय होंगे जो भारतीय जनता पार्टी को बुरा लग रहा है। अब ज्योतिष हैं, नीतीश कुमार जी भाजपा के नेताओं को कहे क्या कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं? 3 सप्ताह के अंदर हम लोग सीटों का बंटवारा कर लेंगे और मैक्सिमम सीटों पर 1-to-1 लड़ाई हो, इसको सुनिश्चित करें। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सांसद सुनील कुमार पिंटू पर जोरदार हमला किया है और कहा कि वे जिस रास्ते पर हैं, मतलब जल्द ही पार्टी से नाता तोड़ सकते हैं। ललन सिंह ने कहा कि जो पार्टी छोड़ने वाले हो उसके बयान का आखिर क्या आशय होगा, उस पर क्या बोला जाए। ये सबको मालूम है, हम लोगों को भी मालूम है कि वो एक रास्ते पर है। एक बार बहुत पहले हमने उनसे मजाक में पूछा था कि कब तक टिकिएगा, तो बोले कि सर 2024 तक टिकेंगे। तो 2024 अब नजदीक आ रहा है तो रास्ता पर चल रहे हैं। पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वो जाएंगे, उनका बता तो दिए अब आपको कि वो रास्ते पर है।
डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौट चुके हैं। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने ईडी के संबंध को लेकर जब तेजस्वी यादव से सवाल पूछा तो तेजस्वी यादव ने कहा कि ये तो रूटीन हो चुका है, जब जब ईडी ने बुलाया है वे जाते रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियां दबाव में काम कर रही हैं। लगातार हम गए, चाहे ईडी बुलाया हो, इनकम टैक्स बुलाया हो या सीबीआई बुलाया हो, हम तो जाते रहे। चुप चुप। ये तो बेचारी एजेंसी की क्या, उन पे भी खामोखा जो है प्रेशर है। अब ये तो रूटीन हो गया है ना, हमेशा कोर्ट में डेट भी रहता है, उसमें भी जो है वो तो रूटीन है, ये तो चलता ही रहेगा। और हम तो पहले ही बोले थे आप लोगों को कि भाई एजेंसी वालों की क्या गलती है। 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में भले ही ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया हो, लेकिन जेडीयू विधायक गोपाल मंडल को नहीं मालूम है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है। भागलपुर में न्यूज 18 से बातचीत में गोपाल मंडल ने कहा कि नीतीश कुमार को पूरा देश जानता है और इसीलिए बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए नीतीश कुमार को ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई नहीं जानता। लेकिन जो प्रधानमंत्री का चेहरा देख के लोग क्या स्वीकार करेंगे? पब्लिक नहीं मानेगी। खड़गे फड़गे का नाम नहीं जानता है, अभी नाम बोले हैं तुम सुने हैं, जानबो नहीं करते थे कांग्रेस का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, तो आप बोले तो हम जान गए। उनको कोई नहीं जानता है, बड़े मुख लोग जानते होंगे, आम पब्लिक नहीं जानता है। आम पब्लिक नीतीश कुमार को जानता है। नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और सब कोई नीतीश कुमार को जानता है, पूरे हिंदुस्तान ने जानता है, खड़गे को नहीं जानता है। भाजपा को समाप्त करने के लिए उसके विरोध में जब तक नीतीश कुमार को नहीं मानेगा, नहीं चुनेगा, नहीं होगा। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के मल्लिकार्जुन खड़गे पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कड़ी आपत्ति जताई है। गठबंधन के लिए ऐसे बयान को बेहद घातक उन्होंने कहा। अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बड़बोले गोपाल मंडल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और गोपाल मंडल को अकेले लड़कर दिखाने की चुनौती दी। और उनकी बात मत किया कीजिए। उन्होंने तो यह कह दिया कि खड़गे फड़गे को हम नहीं जानते हैं। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है देश में, और ये बात कर रहे हैं। कांग्रेस के विकास को याद नहीं है। सूरज को आईना मत दिखाइए गोपाल बाबू। और अगर कांग्रेस पार्टी नहीं चाहेगी, आप गठबंधन में चुनाव जीते हैं, अगर आप अकेले लड़िए, आपको समझ जनता दिखा देगी कि आप क्या जीतते हैं, क्या होता है। कुल माननीय मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए इस तरह का बयान पे। इंडिया गठबंधन क्यों बना है? देश को बचाने के लिए, उसकी एकता को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, और सभी पार्टी मिलकर बैठक कर रहे हैं। और एक तरफ आप कहते हैं कांग्रेस को जानते नहीं और खड़गे फड़गे बोलते हैं मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और बड़ी खबर पश्चिम सिंहभूम से आ रही है, जहां पर चक्रधरपुर रेल मंडल में नक्सलियों ने तांडव मचाया। नक्सलियों ने बम विस्फोट कर रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया है। गोइलकेरा और पोसैता स्टेशन के बीच ये बम विस्फोट किया गया है। घटनास्थल पर नक्सलियों ने बैनर और पोस्टर भी लगाए हैं। हावड़ा मुंबई मेन ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही ठप हो गई है। चक्रधरपुर रेल मंडल के कई स्टेशनों पर फिलहाल ट्रेनों को जहां तहां रोक दिया गया है। सुरक्षा को लेकर कई ट्रेनों को फिलहाल रोका गया है। और संवाददाता रूपेश प्रधान हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रूपेश, क्या जानकारी मिल रही है, किस वक्त की ये घटना है और एहतियाती तौर पर इस वक्त क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जी देखिए, ये कल बीती रात की घटना है और देर रात करीब मध्य रात्रि की ये घटना है, जहां चक्रधरपुर रेल मंडल के गोइलकेरा और पोसैता रेलवे स्टेशन के बीच एक डेरवा छोटा स्टेशन है और उसके पास एक कारो नदी का एक ब्रिज है। उसके पास में इस घटना को अंजाम दिया गया है नक्सलियों द्वारा। और आज जो 22 दिसंबर को भाकपा माओवादियों द्वारा पहले से बंद आहूत किया गया था, तो मध्यरात्रि से जैसे ही ये बंदी शुरू हुई, इसी दौरान नक्सलियों ने यहाँ आईडी लगाकर विस्फोट किया है, और जिसमें कि रेलवे ट्रैक के 3rd रेल लाइन जो है उसके ट्रैक के 3 स्लीपर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और इसके अलावा ऊपर जो ट्रैक्शन तार गुजरा रहता है वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है।
और घटना के बाद रात से ही ट्रेनों का आवाजाही इस रूट पर, ये हावड़ा मुंबई। रुपेश, कौन कौन से ट्रेनों पर इसका असर पड़ा है? देखिए, दर्जनों ट्रेनों पर आवागमन पर प्रभाव पड़ा है। जैसे ये मैं बता रहा था कि हावड़ा मुंबई मेन रूट है, जिससे रात को जो भी ट्रेनें जा रही थी, जहां पहुंची थी वहां रोक दिया गया। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशनों पर 2-3 ट्रेनों को रोका गया है, मनोहरपुर में कुछ ट्रेनों को रोका गया है, और ठीक घटना से कुछ देर पहले जो गुजर रही थी एक ट्रेन, उसको गोइलकेरा में रोक दिया गया है, उत्कल एक्सप्रेस को। तो इस मेन रूट पर ट्रेनों का आवागमन पूरी तरह से, चाहे वो पैसेंजर ट्रेन हो, एक्सप्रेस ट्रेन हो या मालगाड़ी हो, पूरी तरह से आवाजाही अभी पूरी रोक दिया गया है। और रेलकर्मी वहां पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रहे, घटना की वहां जांच कर रहे हैं। और अभी कुछ घंटे और लगेंगे, अभी स्पष्ट तौर पर बताया नहीं जा सक रहा है, लेकिन अभी ट्रेनों का परिचालन और कितने घंटे बाधित रहेगा इस रूट पर, ये स्पष्ट करीब 4-5 घंटे और लग सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश प्रधान इस जानकारी के लिए। तो देखिए, पश्चिम सिंहभूम से ये बड़ी खबर, जहां पर बम विस्फोट कर रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया गया नक्सलियों की तरफ से। चक्रधरपुर रेल मंडल में नक्सलियों का ये तांडव देखने को मिला है और कई ट्रेनों पर इसका सीधा प्रभाव नजर आ रहा है। तो गोइलकेरा और पोसैता स्टेशन के बीच ये बम विस्फोट कर नक्सलियों की तरफ से ट्रैक को उड़ा दिया गया। बैनर और पोस्टर लगाकर यहां पर नक्सलियों की तरफ से आज बंदी का आह्वान किया गया था। 28 विपक्षी दलों के बैठक में जल्द से जल्द सीट बंटवारे का काम खत्म करने पर आम सहमति बनी, लेकिन सीट शेयरिंग होगी कैसे और किस फॉर्मूले से सीटों का बंटवारा होगा, उससे लेकर अभी भी चर्चा तेज है। इसी बीच महागठबंधन के नेता ऑल इज वेल बता रहे हैं, तो बीजेपी ये कह रही है कि इंडिया अलायंस में कुछ भी ठीक नहीं है। इंडी अलायंस की चौथी बैठक के बाद भी बात बनी या बिगड़ गई, इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं तेज है। बीजेपी के नेता जहां सीएम नीतीश की नाराजगी की बात कहते हुए तंज कस रहे हैं, तो आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद का कहना है कि बैठक बहुत अच्छी रही, ना नीतीश और ना ही वो किसी बात पर नाराज हैं। सब लोग मजबूती के साथ एक साथ चुनाव लड़ेंगे। अब ये तय हो चुका है कि एकदम सीट का बंटवारा जल्दी से कर देना है और आगे इसको आगे तेजी से बढ़ाना है। ललन सिंह ये बिल्कुल 15-20 दिन में हो जाएगा बंटवारा। हाँ, ठीक बोले हैं। ये उतना तेजी से नीतीश कुमार जी और हम लोग कोई नाराज नहीं है, सब लोग एकजुट होकर के हम लोग काम कर रहे हैं। बैठक में तय हुआ कि 15 जनवरी तक ज्यादातर राज्यों में सीटें बांट ली जाएंगी, लेकिन इस सीट बंटवारे में कई पेंच हैं। ज्यादातर राज्यों में वहां की क्षेत्रीय पार्टी और कांग्रेस के बीच बात होनी है। इसके लिए कांग्रेस ने 5 वरिष्ठ नेताओं की कमेटी बनाई है। हालांकि ये कवायद आसान नहीं रहने वाली है। खास तौर पर कम से कम आधा दर्जन राज्य ऐसे हैं जहां सीट बंटवारे का पेंच बेहद जटिल है। हालांकि ये माना जा रहा है कि जिस राज्य में जो प्रभावी है वही गठबंधन की अगुवाई करेगा, मतलब जहां जो दल ताकतवर होगा वही बड़ी भूमिका निभाएगा। जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस बड़ी भूमिका में होगी। तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में होगी। तमिलनाडु में डीएमके की बड़ी भूमिका होगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का रोल अहम होगा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी फ्रंट सीट पर होगी और बिहार में जेडीयू आरजेडी को तवज्जो मिलेगा। जेडीयू के साथ वाम दलों के साथ गठबंधन में है। यहाँ की 40 सीटों को लेकर जेडीयू और आरजेडी के बीच सीटों के चयन को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। माना जा रहा है दोनों बड़े दल 16-16 सीटों पर लड़ सकते हैं। इंडी अलायंस की 4 बैठकों के बाद भी पीएम फेस और संयोजक के नाम पर तो अब तक सहमति नहीं बन पाई है। देखना ये होगा कि सीटों के बंटवारे पर कब तक और किस हद तक बात बन पाती है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।